नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस ईयर एंडर श्रृंखला में ईयर ऑफ क्राइसिस लेसन्स ऑफ लाइफ टाइम 10 वीडियोस की जो छोटी छोटी सीरीज़ है उसमें 4 वीडियोस हो गए कि इस वर्ष में 2020 में क्या क्या हमें दिखाया और उससे हमने क्या क्या सिखाया और हमने क्या क्या सीख लेनी चाहिए। तो 4 वीडियोस हो गए, आप देखिए एक एक करके वो बनते आ रहा है। ये वीडियो में हम देखेंगे तो अभी हम मार्च अप्रैल 2020 का समय देख रहे हैं कि जब क्राइसिस एकदम से हमें हिट किया था, लॉकडाउन्स थे और उसका बॉन्ड मार्केट पे क्या, बॉन्ड और इक्विटी मार्केट दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। इक्विटी मार्केट की तो खैर पिटाई हो रही थी, सीधे सीधे दिख रहा था, लेकिन हम एक उस समय का आर्टिकल पढ़ेंगे। ये आर्टिकल है 23 मार्च का आर्टिकल है और इसमें वो बता रहा है spread for AAA and AA bonds were at 95 and 166 respectively on March 3, यानी कि कुछ दिन पहले स्प्रेड जो थे AAA बॉन्ड के और AA बॉन्ड के वो इतने थे। तो स्प्रेड का क्या मतलब है हम ये भी समझेंगे। तो वो बोल रहा है AAA बॉन्ड का स्प्रेड ये 95 बेसिस पॉइंट्स था, यानी कि 7.95% हो जाएगा ये, और AA का 166 था, यानी कि 8.66 हो जाएगा ये। तो इसका क्या मतलब है पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। ये हमने पहले वीडियो में टच किया था लेकिन हम फिर से करना आवश्यक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सबसे सेफ रहती है, आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट से पैसा निकाल के अगर कहीं और दे रहे हैं तो आप पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट से तो रिस्क ही रहेगा सब, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें रिस्क कम रहेगी, छोटी कंपनी है तो रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और एकदम ही छोटी कंपनी है, स्टॉक मार्केट की भाषा में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसा अगर आप समझेंगे, समझने के लिए एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। कोई कोई लार्ज कैप कंपनीज भी बड़ी रिस्की हो सकती है, कोई कोई स्मॉल कैप कंपनीज भी बॉन्ड मार्केट के हिसाब से सेफ हो सकती है। पर आपके समझने के लिए केवल इतना है कि जो रिस्की कंपनीज हैं उन पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तुलना में 150 या 160 पॉइंट ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। परसेंट 166 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1%, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। तो 166 बेसिस पॉइंट यानी 7 + 1.66%। तो ये बिफोर है, यानी कि वो क्राइसिस वाइसिस कुछ नहीं हुआ, 3 मार्च के पहले की बात कर रहे हैं। और AAA पे आप बोलोगे कि ठीक है ये कम रिस्की है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा रिस्की है, लेकिन AA से कम रिस्की है। तो ये सब क्रेडिट रेटिंग्स होते हैं, AAA, AA+ वगैरह वगैरह। तो ये पहले था। अब वो क्या बोल रहा है, अब क्या हुआ क्राइसिस के कारण या लिक्विडिटी के कारण क्या हुआ। दैट हैज़ नाउ वाइडन टू 130 एंड 197 रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि ये जो है ये 130 हो गया, यानी कि ये 7.3 हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा। ये 7 का 6 कैसे हुआ इसके ऊपर हम बात करेंगे, पर 6 का ये 130 बेसिस पॉइंट्स हो गया डिफरेंस, और ये हो गया 197 यानी कि 7.97। तो ये हो गया 197। यानी देखिए क्या हो रहा है कि दो उल्टी चीज़ें हो रही है, ध्यान दीजिए, दो उल्टी चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के यील्ड कम हो रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने कुछ छोटे छोटे मेजर्स लेना स्टार्ट कर दिया था इतने दिनों में, जैसे धीरे धीरे रेपो रेट कम कर रहे हैं, तो उसके कारण लिक्विडिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है मार्केट में, इसके कारण गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के यील्ड कम हो रहे हैं। तो ये एक पार्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के यील्ड कम हो रहे हैं, पर दूसरी जगह वहीं पे रिस्क परसेप्शन बढ़ने के कारण पहले इसके ऊपर आपको 95 बेसिस पॉइंट्स पे आप खुश थे, अभी आप इसके ऊपर 130 बेसिस पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि क्या है कि रिस्क की भले ही बेस कम हो गया हो, लेकिन जितने रेट से, ध्यान दीजिए, जितने रेट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के यील्ड कम हुए उतने रेट से AAA के यील्ड कम नहीं हुए, या उतने रेट से AA के यील्ड कम नहीं हुए। इसका मतलब क्या है, ये तो फिसल गया, बेस तो नीचे आ गया, लेकिन वो जो ऊपर का है वो वहीं पे चिपका रहा, और इसलिए दोनों में का अंतर जो है, जो पहले 95 बेसिस पॉइंट या 1% था, लेस देन 1% था, वो अभी मोर देन 1% हो गया। यहाँ पे जो लगभग 1.5% के आसपास था वो यहाँ पे अभी लगभग 2% के आसपास हो गया। तो कहने का क्या मतलब, यानी कि 8.66 से आप कंपेयर करेंगे तो ये तो कम है, लेस देन 8 है, तो आप बोलेंगे अरे ये तो कम हुआ है, पर ऐसा कम हुआ नहीं देखते हैं। जब ये 8.66 था तब गवर्नमेंट 7 था, अभी ये सिर्फ थोड़ा सा ही कम हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो ये आपको समझना है कि
जो सेफ सिक्योरिटी, तो यील्ड स्प्रेड या क्रेडिट स्प्रेड का क्या मतलब होता है, बेंचमार्क जो भी है, और बेंचमार्क यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बेंचमार्क से ऊपर, तो बेंचमार्क से जितना सट के रहेगा उतना रिस्क परसेप्शन या रिस्क का धोखा आपको कम लग रहा है। और जैसे ही धोखा ज़्यादा लगेगा आप बोलेंगे अरे मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, गवर्नमेंट 6 दे रहा है क्या, मुझे 8 चाहिए, मुझे 9 चाहिए। तो रिस्क के बारे में या पैसा डूबने का जो एक डर है उसके कारण आप ज़्यादा पैसे मांगते हो रिस्की एसेट्स में। तो ऐसा क्या हुआ पेंडेमिक में कि जो लोगों के बॉन्ड, गवर्नमेंट की तो ठीक है कम हो गया, लेकिन ये रिस्क परसेप्शन बढ़ने का कारण क्या था, अभी ये हमें सीखना है। एक एनबीएफसी का उदाहरण लेके या एक कॉरपोरेट बॉन्ड का उदाहरण लेके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लाइन पढ़ेंगे पहले और फिर उसको आगे लेके जाएंगे कि एनबीएफसी एंड क्रेडिट स्प्रेड्स ऑन एनबीएफसी एंड कॉरपोरेट बॉन्ड। तो एनबीएफसी और कॉरपोरेट बॉन्ड को लेकर ये पूरी कहानी क्या है अभी ये हम देखेंगे। अब एनबीएफसी का काम कैसे होता है, एनबीएफसी जो होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका खुद का पैसा नहीं होता, ये बैंक से पैसा लेते हैं और कस्टमर को पैसा देते हैं, 5% पे लेंगे 7% पे देंगे, तो जो डिफरेंस होता है वो उनका होता है, वो फिर से इससे पैसा लेंगे और वापस बैंक को वापस कर देंगे और ये उनका काम होता है। ये एनबीएफसी ऐसे चलती है, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये ऐसा चलते रहता है। लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, अभी पहले ये एनबीएफसी का उदाहरण देखिए कि ये एनबीएफसी ने एक बाजार से पैसा उठाया, मान के चलिए जनवरी 2020 में इसने 100 रुपया उठाया बाजार से और उसने बोला कि मैं 7% यील्ड देने को तैयार हूँ, और किसी इन्वेस्टर ने ये 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 7% के हिसाब से उसने इन्वेस्ट भी किए। हम ये बिफोर वाले समय में है, अभी जनवरी 2020 में, तो सब सही चल रहा है और इसलिए इसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और इसने एक्सपेक्ट किया कि मुझे साल इन्वेस्टर ने और मुझे कि ये एनबीएफसी मुझे 1 साल के बाद 100 रुपये भी वापस करेगी और 7% भी वापस करेगी। ये पहले हुआ, फिर कोविड क्राइसिस आया जिसके कारण लॉकडाउन लगे, तो मोराटोरियम की बात आ गई, तो यहाँ लिख देंगे मोराटोरियम। मोराटोरियम में क्या हो गया, नहीं नहीं आप 3 महीने ईएमआई मत पे करो, नहीं नहीं आप 6 महीने ईएमआई मत पे करो। अब ये अगर एनबीएफसी ने 100 रुपये जो इसने इस इन्वेस्टर से उधारी पे लिए और जिसके अगेंस्ट इसने एक बॉन्ड पेपर, ये इन्वेस्टर यानी आप पकड़ लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, ये इन्वेस्टर यानी आप पकड़ लीजिए कोई म्यूचुअल फंड होगा जिसने 100 रुपये का ये बॉन्ड खरीदा, ये सीपीसीडी खरीदा एनबीएफसी से, और एनबीएफसी ने वो 100 रुपये 10 ऐसे लोगों को दिए कि सबने 10-10 रुपये का लोन लिया मोबाइल खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, और फिर इन्होंने धीरे धीरे ईएमआई एनबीएफसी को वापस किए रहते और 1 साल बाद एनबीएफसी ने वापस इन्वेस्टर को पैसे दे दिए रहते और अपना सीपीसीडी वापस ले लिया रहता और 7 रुपये भी वापस कर दिए रहते। ये सोच के सबने काम किया। अब बीच में आ गया मोराटोरियम कि आप लोगों को ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है अगले 3 महीने या 6 महीने। तो इसमें प्रॉब्लम में कौन आ गया, ये एनबीएफसी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये तो बोलेंगे भैया मुझे मेरे 100 रुपये 1 साल बाद वापस चाहिए, और ये एनबीएफसी बोल रही है कि मैं तो आपको वापस तभी कर सकूंगी, 100 तो छोड़ो 7 और 100 दोनों, जब यही अगर आने वाला नहीं है मुझे तो मैं आपको कैसे दूंगी, कैसे देंगे हम लोग पैसे। तो ये प्रॉब्लम आ गया एनबीएफसी में और म्यूचुअल फंड सेक्टर में कि एकदम सडनली पैनिक की सिचुएशन हो रही थी, धीरे धीरे लिक्विडिटी के कारण पैनिक की सिचुएशन हो रही थी और इसके लिए क्रेडिट्स। और फिर ये जो पेपर था, अब ये म्यूचुअल फंड के पास ये बॉन्ड पेपर पड़ा हुआ था, 100 रुपये पे खरीदा था। अब उस समय फरवरी मार्च अप्रैल के समय म्यूचुअल फंड्स ये सोच रहे थे यार ले तो लिया 100 रुपये का पेपर, लेकिन अगर इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो अपने को तो यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उस समय इनको रिस्क नहीं लेनी थी, लेकिन मान के चलिए एक कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा जिसको रिस्क लेनी थी उस समय, वो ये म्यूचुअल फंड को बोलेगा ठीक है आपके पास 100 रुपये का, आपने 100 रुपये में ये पेपर खरीदा था, मैं 90 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ, मैं 90 रुपये में खरीदने को तैयार हूँ। म्यूचुअल फंड बोलेगा ठीक है यार ले ले पैसा, मुझे 10 का ही लॉस हो रहा है ना, जो पूरा का पूरा 100 अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो पूरे 100 रुपये जाएंगे, उससे अच्छा 10 का लॉस बुक करो। तो म्यूचुअल फंड ये बुक कर लेंगे और ये जो इन्वेस्टर है अभी इसको जो भी है इसको लग रहा है कि एनबीएफसी पैसा वापस करेगी,
तो 1 साल के बाद इसको वापस कितना पैसा मिलने वाला है? वो 10 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका यानी 100 रुपये तो एनबीएफसी वापस करेगी, लेकिन ये 7 रुपये भी वापस करेगी। तो सिर्फ अगर 90 रुपये और 7 रुपये का अगर हिसाब देखेंगे तो इसका मतलब है आपको 7 रुपये मिलने वाले हैं 90 रुपये इन्वेस्ट करके। वैसे तो 17 मिलेंगे, वो 10 भी, वो 100, एनबीएफसी तो 100 पूरे वापस करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यील्ड 7% थी पहले, वो अभी यील्ड 7.78% हो गई, यानी कि रिस्क परसेप्शन बढ़ गया। तो ये वो वाला पार्ट है जो हमने यहाँ पे अभी देखा कि क्रेडिट स्प्रेड्स बढ़ गए, क्योंकि ये डर मार्केट में आ गया कि अभी तो एक के बाद एक डिफ़ॉल्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि मोरेटोरियम्स हैं और लोगों के जॉब गए और ये सब चल रहा था मार्च अप्रैल में। और तभी ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स हीरो बन के आए, इंक्लूडिंग आरबीआई, और उसका वर्णन अपने मीडिया में आरबीआई का बजूका ने एक बहुत बड़ा एक फ्लो दे दिया लिक्विडिटी का। तो आरबीआई ने आया, कहा कि ये सब चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आरबीआई ने एक चीज़ लेके आ गई, LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की, जिसका मतलब है, अब समझिए क्या हुआ कि आरबीआई ने बोला कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं कि जिनको, या जो भी ये सब ऐसे पेपर्स हैं जो मार्केट में है और अब सडनली इलिक्विड हो गए, मार्केट में है और सडनली इलिक्विड हो गए, वो खरीदने के लिए यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा डिवाइड होने वाला है। उस पर पहले ये समझिए, नहीं तो बात का पार्ट नहीं समझेंगे। आरबीआई ने बोला कि जो भी पेपर्स हैं जो अभी इलिक्विड हो गए, वो अगर किसी को खरीदने हैं, इन सारे रजिस्टर म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स को, यानी वो जो फैसिलिटी उनको देनी थी, तो हम वो सप्लाई करेंगे, यानी आपको लिक्विडिटी की चिंता नहीं होगी। तो और आरबीआई बाकी भी जो कई सारे फैक्टर्स हुए हैं, जैसे 20 लाख करोड़ का एक पैकेज सैंक्शन हुआ, LTRO TLTRO हुआ, तो ये सारे चीज़ों के कारण what was, and it was targeted so that the funds raised were made available to the NBFCs। तो NBFCs को जो लिक्विडिटी क्राइसिस थी वो उस तरह से, इसलिए उसका नाम था टारगेटेड रेपो ऑपरेशंस, कि वो उसी को जाए कि जिसको उन बॉन्ड पेपर्स में जाए कि जो इलिक्विड है, ये सोच के ये पूरा आरबीआई ने कहा था। और फिर वो धीरे धीरे थोड़ी सी जो पैनिक की सिचुएशन आई थी वो थोड़ी सी शांत हुई। तो आरबीआई के बजूका ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और सीखने को मिली। आरबीआई ने किया कि चलो लिक्विडिटी तो दे दिया, और लिक्विडिटी दे दी तो इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये जो बॉन्ड्स थे, अब जिसमें कहीं पे PSU, मान के चलिए कोई PSU के बॉन्ड, अब लिक्विडिटी नहीं है तो कोई किसी को कुछ भी खरीदना नहीं है, PSU के बॉन्ड नहीं खरीदने हैं, AAA के बॉन्ड नहीं खरीदने हैं, AA के बॉन्ड नहीं खरीदने हैं, कुछ भी नहीं खरीदना है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, आरबीआई ने बोला कि नहीं ठीक है, आप चिंता मत करो, तो उसका मतलब ये सीखना है। एक पहली सीख क्या है कि आरबीआई आई और आरबीआई ने कहा कि सिस्टम चिंता मत करिए। लेकिन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस सेशन का हमको सीख है कि ये लिक्विडिटी मिलने के बाद भी जो बॉन्ड्स में पैसा गया, जिन्होंने भी इसका लाभ उठाया LTRO का, उन्होंने केवल और केवल PSU बॉन्ड्स और ऐसे सेमी PSU वाली जो सेफ वाले बॉन्ड्स हैं, उन्हीं के यील्ड्स कम हुए। बाकी ये बॉन्ड्स में अभी भी पैसा नहीं गया उतने बड़े मात्रा पे उस समय। यानी कि सीख क्या मिली? लिक्विडिटी इज अ कैटलिस्ट, नॉट अ सॉल्यूशन इन इटसेल्फ। लिक्विडिटी आ गई, लिक्विडिटी है, लेकिन लिक्विडिटी भी कहीं पे भी, ये सभी ऐसा नहीं है कि पैसे आ गए तो सब कहीं पे भी चले जाएंगे। और ये आज के स्टॉक मार्केट में भी हमको यही सीखना है, जो हम अगले वीडियो में जिसको पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि दिस पॉलिसी एक्शंस हैव रिड्यूस्ड, और फिर धीरे 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 क्रेडिट स्प्रेड्स धीरे धीरे कम हो गए। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि ये सब नॉर्थ वेस्ट, यानी सब ने, आरबीआई ने कुछ किया, गवर्नमेंट ने कुछ किया, लेकिन फिर भी एनबीएफसी और प्राइवेट सेक्टर के क्रेडिट स्प्रेड्स अभी भी हाई है। कम किसके आ गए? PSU के स्प्रेड्स कम आ गए। ध्यान दीजिए, लिक्विडिटी नहीं थी तो सभी में डर था,
लेकिन लिक्विडिटी आई तो सिर्फ अच्छे बॉन्ड्स में या लो रिस्क बॉन्ड्स में ही पैसा, लो रिस्क पेपर में ही पैसा गया, ये समझने वाली बात है। तो ये इसमें से फिर और आगे उसने पूरा दिया है, पर अपने कंक्लूजन ये है इस पर्टिकुलर वीडियो से कि देयर इज़ अ एलिवेटेड रिस्क परसेप्शन विच इम्प्लाइज हायर रिस्क अवर्जन, यानी कि अभी भी लोगों में वो पैसा आपको कोई भी दे देता है और पैसा अवेलेबल है, या इंडिया में अभी इतनी बड़ी मात्रा में जो फॉरेक्स के डॉलर्स आ रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कचरा भी साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लिक्विडिटी इज़ ओनली अ कैटलिस्ट। लिक्विडिटी के कारण आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी है, सीधे रास्ते पे तो सबको आना ही है। सो वो ये वाले एक बहुत बड़ी सीख थी इस क्राइसिस में कि लिक्विडिटी नहीं रही तो मार्केट में प्रॉब्लम आ ही जाता है, लेकिन जब लिक्विडिटी आती है तो लिक्विडिटी सबको एक साथ नहीं, कुछ कुछ जो सेंसिबल इन्वेस्टर्स हैं वो कचरा भी नहीं खरीदते, वो केवल अच्छे स्टॉक्स में या अच्छे कंपनीज में भी जाते हैं। चलिए, ये एक और सेशन था, 10 वीडियोस की ये श्रृंखला है। अगले इसमें हम बात करेंगे कि वो जो लिक्विडिटी आई उसके कारण इक्विटी मार्केट में क्या हुआ। तो BSE और सेबी को धन्यवाद बोलिए और कमेंट्स में, और ये 10 के 10 वीडियोस देखिए। 2020 ईयर ऑफ क्राइसिस, लेकिन लेसन्स फॉर अ लाइफ टाइम। आज बार जो गलतियां करिए वो फिर से नहीं करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।